ना एक बार हम आप सभी बच्चों के बीच हाजिर हैं। अपने वादे के अनुसार हमने आप सभी बच्चों को बताया था ना कि जो थ्योरिकल पीडीएफ हम आप बच्चों के बीच लेके आए हैं उसका पहला सीरीज आपको आज मॉर्निंग टाइम में प्राप्त हो गई थी। और हमने बताया था कि अगर आपको ये पीडीएफ वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे ताकि हम अगला वीडियो जो है लेके आएंगे, इसका दूसरा पार्ट, ताकि आपको जो है 10 से 15 नंबर की जो बात मैंने किया था वो आ जाए, है ना। तो देखिए आज हम वीडियो जो है पहला जो सुबह में प्राप्त हुआ था उसका दूसरा सीरीज लेके मैं हाजिर हूँ। 10 प्रश्नों का सुबह में उत्तर हमने बताया था और समझाया था कि देखो वीडियो को तुम स्किप मत करके मत देखो। अगर स्किप कर दोगे ना तो कुछ भी नहीं समझोगे और इसका जो होता है ना समस्या फिर बाद में तुम लोग कमेंट सेक्शन में जाके देते हो कि ये होना था, ये हो गया, ये होना था, ये। अरे भाई मैं सब कुछ बता देता हूँ। अगर जहाँ पे समस्या होती है ना उसके बीच में या पिन करके मैं डाल देता हूँ कि ये होना था और ये मैंने किया था, लेकिन तुम लोग देखते नहीं हो और कुछ से कुछ बता देते हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो आंसर दिए हैं कल के पीडीएफ जो ऑब्जेक्टिव का था उसका सही उत्तर, तो हम इसका जो है ना जवाब कल दूंगा। कल मतलब 11 या 12 तारीख जो भी है, कल 11 आज है ना 12, यस 12 तारीख को फिर से मैं आऊँगा और फिर बताऊंगा कि क्या कितने बच्चे सही इसका उत्तर दिए हैं, कितने बच्चों का ये उत्तर गलत रहा। कल आप लोग इंतज़ार करेंगे। चलते हैं आप बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि नमन व नति कोण से आप क्या समझते हैं। नमन व नति कोण से आप क्या समझते हैं, ऐसा प्रश्न अगर आपको एग्जाम में कर, नमन कोण भी पूछ सकता है या नमन के बदला आपको नति कोण भी कह सकता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। जो बच्चे देख रहे हैं हमारे वीडियो को एक बार आप लाइक कर देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप अपना कमेंट ज़रूर दें ताकि मैं आगे भी इसी तरह का वीडियो आपके साथ लाता रहूं। देखो तुम लोग भी समझदार हो और तुम लोग को पता है कि एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न पूछते आ रहे हैं और आगे भी पूछेगा। तो इस जितने भी प्रश्न हैं ना इसका क्या करें, आप लोग स्क्रीनशॉट रख लें और कॉपी में या फिर आप हमें सुन के याद कर लें। अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न कह रहा है नमन व नति कोण से आप क्या समझते हैं। तो आपको हमने क्लास में ही बताया था, अब उतना समय नहीं है कि आपको बताएं, सीधा उत्तर याद रखना कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच मध्य, है ना, बीच मतलब मध्य बनने वाले कोण को ही क्या कहते हैं, नमन या नति कोण कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के मध्य बनने वाले कोण को नमन व नति को, कितना आसान है, एक लाइन में याद कर लोगे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के मध्य बनने वाले कोण को नमन या नति कोण कहते हैं। एक ये डिफिनीशन हो गया। दूसरा कह सकते हैं कि नति कोण वह कोण है जो पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। जो तुमको अच्छा लगे दोनों में से कोई एक याद कर लो या दोनों याद कर लो। एग्जाम में जो मन है कोई दोनों में से एक लिख सकते हो, दोनों भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि बूस्टर का नियम क्या है, इसको लिखने के लिए बोल रहा है। 2 नंबर में 2-4 साल पूछा है लगातार, 1 साल गैप करके भी पूछा है। तो बूस्टर का नियम क्या है, तो बूस्टर का नियम आपको पता है कि इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, तो बूस्टर के नियम के अनुसार, है ना। किसी पारदर्शी माध्यम के सतह, पारदर्शी का मतलब जैसे कोई कांच है तो इधर से टॉर्च जलाएंगे तो आर पार हो जाना चाहिए, इसी को कहते हैं पारदर्शी। यानी शीशा ऐसा होना चाहिए कि आप एक तरफ से देखें तो दूसरा तरफ भी आपको वो चीज़ दिखे या दूसरा तरफ वाला व्यक्ति भी आपको दिख पाए, इसको कहते हैं पारदर्शी। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार किसी पारदर्शी माध्यम के सतह पर आपतित किरण यानी आने वाला किरण, आपतित किरण की ध्रुवन कोण की स्पर्शज्या उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है। और साबित करके मैंने लाया था म्यू बराबर 10 IP। ऑब्जेक्टिव में इस तरह का प्रश्न आया भी था, है ना। तो याद रखना, क्वेश्चन नंबर 12 का डिफिनीशन याद कर लेना, स्क्रीनशॉट रख लो। अगला कह रहा है चोक कुंडली या लॉरेंज बल को परिभाषित करें। दोनों में से कोई एक पूछ देगा या दोनों पूछ सकता है या इसी तरह से भी पूछ सकता है। तो चोक कुंडली उच्च प्रेरकत्व की एक कुंडली होती है। चोक कुंडली जो होती है ना वो क्या होती है, उच्च प्रेरकत्व की एक कुंडली होती है जो नरम लोहे के क्रोड पर, मतलब नरम लोहे के क्रोड पर विद्युत रोधी तांबे
विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेट कर, जैसे यहाँ लपटे हैं ना, तार को लपेट कर बनाई जाती है। और एक बात इसमें खास क्या है कि इसका जो कुंडली का जो प्रतिरोध होता है ना, देखिए ना कहीं लिखा होगा, यहाँ लिखा है कुंडली का जो प्रतिरोध होता है ना लगभग शून्य होता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि चौक कुंडली का प्रतिरोध कितना होता है, तो आप लिख देंगे क्या होता है, शून्य होता है। क्लियर, इसको याद रखिएगा। लॉरेंज बल का परिभाषा जो है आप लिख लेना देख के, या आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि लॉरेंज बल क्या होता है, थोड़ा लिख के बताना तो क्या होता है। अगला जो है हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक्स किरण या लेजर किरण के गुण को लिखें। या तो एक्स किरण का 2 गुण पूछ देगा या लेजर किरण का 2 गुण पूछ देगा। तो एक्स किरण का 2 गुण जो है आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। इसका जो उपयोग होता है ना, लेजर किरण का जो उपयोग होता है वो नैदानिक साधन के रूप में, जैसे कैंसर हो गया किसी को, या फिर कह सकते हो चर्म रोग हो गया, ट्यूमर हो गया, तो इसके निवारण, मतलब कैंसर के निवारण में ना, मुख्य रूप से याद रखना, कैंसर के निवारण में एक्स किरण का उपयोग बहुत ही ज़्यादा होता है। आप कहोगे सर कैंसर में तो वो एक और होता है ना, अरे नाम हमको याद अभी नहीं आ रही है, उसका भी तो उपयोग होता है। तो उस जिससे बाल उड़ जाता है उसका तो उपयोग होता है, साथ साथ इसका भी उपयोग होता है। कीमो, यस कीमो की बात मैं कर रहा हूँ, कीमो का भी उपयोग होता है, लेकिन साथ साथ एक्स किरण का भी उपयोग होता है। और दूसरा जो है इसका उपयोग धात्विक पदार्थों के दरार दोष आदि का पता लगाने में, जैसे हीरा आप लेते हैं या कोई रत्न लेते हैं तो उसमें जो दरार होगा ना उसका पता लगाने के लिए एक्स किरण का उपयोग बहुत ही बारीकी से किया जाता है। अगला है लेजर किरण के गुण। इसमें 2 प्रश्न था ना, लेजर किरण। तो लेजर किरण सबसे प्रमुख इसका एक पहला गुण है कि एक वर्णी होता है। वर्ण का मतलब होता है जाति, है ना। तो एक जाति और प्रकाश, मतलब एक जाति की प्रकाश इससे निकलती है। दूसरा क्या है, यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, एकदम सीधी रेखा में ये क्या करती है तो संचरित होती है। और तीसरा इसकी जो मुख्य बात है ये क्या, इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इसकी जो लाइट की वेलोसिटी जो होती है ना इसकी, वो क्या होता है प्रकाश के वेग के क्या होती है बराबर होती है। लेजर किरण का जो वेलोसिटी होती है वो प्रकाश के वेग के क्या होती है बराबर होती है। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा भी है। प्रश्न कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रांति कोण को परिभाषित करें तथा इसकी शर्त को लिखें। ये पूरा पूछेगा, या 2 नंबर में क्रांति कोण पूछ देगा, या फिर सीधे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूछ सकता है, या कभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त भी पूछ सकता है। यानी 3 प्रश्न एक बार में पूछ सकता है या तोड़ तोड़ के भी पूछेगा। तो इसका जो सही उत्तर है ध्यान देंगे, स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लेंगे। कहता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम जिसमें कणों की उपस्थिति ज़्यादा हो, याद रखना सघन माध्यम कहलाता है। विरल माध्यम मतलब जहाँ पे कणों की उपस्थिति कम हो, विरल माध्यम कहलाता है। तो क्या कहेंगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, क्लियर, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। बात आपको हमने क्लास में ही बताया था। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता जाता है, अपवर्तन कोण का मान भी क्या होता है तो एक साथ बढ़ता है, एक समय में बढ़ता है, ठीक है। और एक ऐसा समय आता है, यहाँ कोमा कर दीजिए, एक ऐसा, यहाँ पे कोमा कर दीजिएगा, एक ऐसा समय आता है जब किसी खास कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। तो इस आपतन कोण के मान को ही हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। इतना बात समझ में आ गया। फिर आगे कह रहा है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, मतलब आपतन कोण का जो मान होता है ना क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में न जाकर, है ना, अपने पहले वाले माध्यम में लौट आती है। इस घटना को ही क्या कहते हैं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी किरण आया पूरी तरह से, है ना, और फिर लौट गया, वापस चला गया, तो इसको कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। याद रखना, देखो डिफिनीशन पूछ देगा, अगर सिर्फ आपतन कोण पूछे तो सीधे कह दे, लिख देना जब किसी खास कोण के लिए अपवर्तन, यहाँ से जब किसी खास कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, तो इस आपतन कोण को ही क्या कहते हैं क्रांतिक कोण कहते हैं। इतना भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना, जितना बता रहे हैं स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, थोड़ा अपना दिमाग लगाना, समझ जाओगे। अगला कह रहा है इसी में किसकी शर्तें बताएं। तो आपको पता है इसकी निम्नलिखित शर्तें ऐसे हैं, लेकिन 2 शर्त पूछेगा। तो पहला शर्त क्या है, प्रकाश की किरण
का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का डिफिनीशन के साथ साथ इसकी शर्तों को भी पूरा करता है। और दूसरा यहाँ पे आप क्या दिखे हैं कि आपतन कोण का मान जो होता है क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। देखिए ना, आपतन कोण का मान को क्रांति कोण कहते हैं, और जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होता है, ये देखिए है ना लिखा हुआ, तो ये आप लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट में, ये इसकी शर्तें हैं। अगला जो प्रश्न है वो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप देखे भी होंगे। प्रश्न है सीबेक प्रभाव या सीबेक श्रेणी। सीबेक प्रभाव पूछ देगा तो आप डिफिनीशन क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि जब किसी भिन्न धातु से बने ताप विद्युत युग्म के संधियों के बीच ताप में अंतर किया जाता है तो क्या होता है, तो ताप विद्युत युग्म से होकर विद्युत धारा बहती है। इस प्रभाव को ताप विद्युत प्रभाव या सीबेक प्रभाव कहते हैं। ये हो गया आपका डिफिनीशन किसका, तो सीबेक प्रभाव का। अगर सीबेक श्रेणी पूछ देगा तो लिख देंगे कि वैज्ञानिक सीबेक ने अलग अलग धातुओं को एक क्रम में सजाया जिसे सीबेक श्रेणी कहते हैं। एक लाइन का आंसर है, तो आप ये उत्तर सही लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगला जो प्रश्न है। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर पूछ देगा कि सीबेक प्रभाव या सीबेक श्रेणी का पता किसने लगाया, तो चूंकि सीबेक वैज्ञानिक का नाम है तो सीधा उत्तर जाएगा इसका पता सर्वप्रथम सीबेक ने ही लगाया था, याद रखना। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि भंवर धारा से आप क्या समझते हैं। तो भंवर धारा होता क्या है, तो कहता है किसी धातु के टुकड़े में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होने पर, मतलब किसी धातु के टुकड़े में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर प्रेरित धारा ऐसे उत्पन्न होती है जैसे कि पानी में भंवर धारा उत्पन्न होती है। अतः इन धाराओं को भंवर धारा कहते हैं। यह धारा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण यह उत्पन्न होती है। देखो, क्लास का डिफिनीशन कुछ अलग है, यहाँ का डिफिनीशन कुछ अलग है। दोनों डिफिनीशन में थोड़ा बहुत अंतर। वो डिफिनीशन याद करना, समझना, उसको फिर साबित करना, बहुत तरह की बात बताया था। लेकिन इसमें जो है ना, अब कम समय में अगर आप चाहते हैं नंबर ले आएँ तो उसके लिए ये डिफिनीशन अच्छा है। इसके लिए आप ज़्यादा समझने का कोशिश मत करना, इसको याद कर लेना, बस इतना ही हम कहेंगे। ज़्यादा काबिल बनोगे तो फिर ये सवाल का भी उत्तर तुम लिख नहीं पाओगे, तो जो लिखा उसको याद कर लेना। अब चलते हैं अगला कि विद्युत बल रेखा एवं उसके मौलिक गुण। ये अगर प्रश्न पूछता है, ज़्यादा पूछा है विद्युत बल रेखा के 2 मौलिक गुण लिखें, तो आपको पता है विद्युत बल रेखा के वह काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखा जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत धनावेशित क्या करता है, गति करता है, विद्युत बल रेखा कहलाता है। और ये जो बल रेखा होती है ना, धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है यह धन आवेश उत्पन्न होती है, ऋण आवेश पर समाप्त होती है। एक बात और याद रखना, 2 विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि अगर ऐसा करेगी तो कटान बिंदु पर बल की 2 दिशाएं प्राप्त होगी, और तुमको पता है कि बल की एक ही दिशा होती है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटेगी। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर देखते हैं। कहता है एनालॉग एवं डिजिटल संकेतों से आप क्या समझते हैं। एनालॉग का कहने का मतलब एक घड़ी होता है सुइया वाला, देखे है, वो चलता रहता है, ये एनालॉग हो गया, अनुरूप जिसको बोलते हैं। और एक होता है डिजिटल, जिसमें नंबर, आजकल जो स्मार्ट वॉच आया है जो सिर्फ नंबर जलता है यानी भुक भाग करता है, तो वो आपका हो गया डिजिटल यानी अंकीय संकेत। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा, इंग्लिश को हिंदी में लिख दिया है। एनालॉग का मतलब होता है अनुरूप, याद रखना क्या होता है, अनुरूप, है ना। और डिजिटल का मतलब होता है अंकीय। ठीक है, तो अनुरूप और अंकीय संकेत क्या होते हैं, तो सिंपल इसका उत्तर है कि अनुरूप संकेत वे होते हैं जिनमें वोल्टेज या विद्युत धारा का मान समय के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। अनुरूप संकेत वे होते हैं जिनमें वोल्टेज या विद्युत धारा का मान समय के साथ क्या होता है, तो निरंतर लगातार बदलते रहता है। क्लियर इतना बात। और एक बात याद रखना कि अनुरूप संकेत में जो है दशमलव संख्या पद्धति का उपयोग होता है। दशमलव का कहने के बाद 0 से 0, 1, 2, ... 9 तक, है ना, दशमलव 10 संख्या आ जाए, दशमलव संख्या का क्या होता है, उपयोग होता है। और एक चीज़ और इसमें याद रखना तुम लोग कि एक न्यूनतम, है ना, एक न्यूनतम व अधिकतम सीमा के बीच अनुरूप संकेत सभी संभव मान क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। यानी न्यूनतम और अधिकतम सीमा के बीच अनुरूप संकेत जो होते हैं लगभग सभी संभव मान ग्रहण कर लेते हैं। अगला दूसरा इसी में था अंकीय संकेत। अंकीय संकेत क्या होता है, ध्यान देना।
कहता है वे संकेत जिनमें वोल्टेज अथवा विद्युत धारा के केवल 2 स्तर होते हैं, यानी वे संकेत जिनमें वोल्टेज अथवा विद्युत धारा के केवल क्या होते हैं, 2 संकेत होते हैं, अंकीय संकेत कहलाते हैं। और ये संकेत जो होते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति पर आधारित होते हैं। याद रखना ये बात भी। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा है, मैं वही प्रश्न की चर्चा यहाँ पे कर रहा हूँ जो कभी न कभी पूछा है और इस साल भी पूछने की इसकी आसार ज़्यादा है। प्रश्न है वाटहीन धारा से आप क्या समझते हैं। क्लियर। तो वाटहीन धारा क्या होता है, तो कहता है जब प्रत्यावर्ती धारा, यहाँ धारा लिखा हुआ धारा कर लेना, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरकत्व तथा धारिता होती है, जबकि प्रतिरोध क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रत्यावर्ती कर लेना धारा परिपथ से प्रवाहित होने पर, यानी होने वाली धारा में कोई शक्ति क्षय नहीं होता, अर्थात मतलब पूरा डिफिनीशन का मतलब औसत शक्ति क्षय क्या होता है, 0 रहता है। तब परिपथ में प्रवाहित इस धारा को ही हम क्या कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं, वाटलेस करंट कहते हैं। तो इस डिफिनीशन याद कर लेना। अगला प्रश्न जो है कह रहा है प्रकाश विद्युत सेल क्या है, प्रकाश सेल के कुछ उपयोग बतावें। तो प्रकाश विद्युत सेल एक अर्धचालक युक्ति है जिस पर प्रकाश या अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण पड़ने से उसका कोई विद्युत गुण जैसे चालकता बदल जाती है, या जो विद्युत विभव उत्पन्न करता है या प्रकाश आदि पैदा करता है। अपने इस गुण के कारण यह एक तरह से प्रकाश संसूचक का काम करता है। यही क्या कहलाता है, तो प्रकाश विद्युत सेल कहलाता है। और इस सेल की जो उपयोग की बात किया जाए तो सड़क पर लगे लाइट जो होता है ना, NH वगैरह पे आप जाते होंगे बड़े बड़े शहरों में तो देखे होंगे लाइट लगी रहती है, स्ट्रीम लाइट टाइप का लगी रहती है। तो सड़क पर लगी लाइटें प्रकाश विद्युत सेलों द्वारा स्वचालित रूप से रात के समय चल जाती है, वह दिन के समय क्या होती है, बुझ जाती है। बुझ जाने का मतलब बुझ जाती है, बंद हो जाती है। पहला ये उपयोग आप लोग याद रखेंगे। दूसरा, बैंकों की तिजोरियों में प्रकाश विद्युत सेल लगे होते हैं। जब चोरी की घटना के समय देखोगे कि जब कभी चोरी होता है तो अलार्म अपने आप बजने लगता है ना, तो अलार्म के रूप में है ना क्या होता है, अलार्म के एक रूप काट देना, अलार्म के डबल बार लिखा गया है रूप में ये क्या होते हैं, बजने लगते हैं। तो इसका उपयोग 2 गो ये हुआ, तो इसको याद कर लेना। ठीक है। तो इस तरह से 21 प्रश्नों का उत्तर आज के क्लास में हमने बताया, 10 सुबह में और 11 अभी। 17-18 मिनट से मिनट के इस सीरीज में आपको टोटल 18 अभी और सुबह में लगभग यही 18 से 19 मिनट का था, तो टोटल 21 बताएं। अभी और बाकी है, तो आप हमारी वीडियो से जुड़े रहें और स्किप करके ना देखें। कोई तरह की समस्या हो तो हमें अवगत कराएं उससे, ताकि हम आपकी समस्याओं को दूर कर सकें। बार बार ये बात हम बोल रहे हैं। चलिए, आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।